ओके। तो कोई भी मशीन्स कंपोनेंट में कोई भी एक मशीन्स कंपोनेंट हम ले लेते हैं। ओके, मशीन्स कंपोनेंट क्रॉस सेक्शन, वट एवर क्रॉस सेक्शन, मे बी द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मे बी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वट एवर। कोई भी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में बाईएक्सियल मतलब दिस इज अ सिग्मा एक्स, एक्स की तरफ कोई स्ट्रेस पैदा हो, मीन्स इसको अपोज करेगा सिग्मा एक्स। ओके, ये एक्स डायरेक्शन। This is again sigma y, y की तरफ if you two-dimensional x and y. Okay, that's similar to this oppose of sigma y by same magnitude, ताकि जिस इधर खींचेगा उसको उसको उल्टा ही उसको रोकने की कोशिश करेगा। एंड अगेन इसके ऊपर हम कोई शेयर स्ट्रेस भी हम अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको ये टाउ अप्लाई कर दे, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस, तो इसको अपोज करेगा, दिस इज अपोज बाय दिस सरफेस एरिया। ओके, तो क्योंकि ये मटेरियल अगर चाहेगा कि इधर होने के लिए तो ये इसको अपोज कौन करेगा, दिस वन। तो इधर भी हमारा एक शेयर फोर्स लगेगा टाउ, और इसको रोकेगा ये वाला फोर्स टाउ। ओके, तो अब इसको हम दूसरा एग्जांपल तुमको हम लेकर समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। ओके, जब भी मेरा शेयर फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर लगेगा। ओके ओके, सरफेस के ऊपर। तो हम एक सरफेस फोर्स ऊपर अप्लाई किए, फोर्स एफ, सपोज दिस इज आवर, यहाँ पे भी एक हिंज लगा हुआ है, जस्ट टू ट्राई टू रोटेट दिस इज टू रोटेट, और नॉट हिंज्ड मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया गया जो कि इसको आराम से रोटेट कर सकते। फॉर एग्जांपल बियरिंग रख दिया गया यहाँ पे जो कि आराम से ये रोटेट कर सकता है। तो नाउ जब मैं फोर्स अप्लाई किए एफ, तो इसके चलते इसके ऊपर क्या पैदा होगा, शेयर स्ट्रेस, क्योंकि जो फोर्स है वो सरफेस इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई फोर्स को हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं तो ये टेंसर, क्योंकि ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। लेकिन फोर्स ऐसे काम करेंगे तो क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि सरफेस के पैरेलल काम कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक शाफ्ट है तो देखो शेयर स्ट्रेस का भी नेचर अलग अलग होगा। अगर ये शाफ्ट है तो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर मेरा टॉर्क पैदा हो, क्योंकि ये पे करने से ये मेरी रोटेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू टॉर्सन्स फार्मूला जो कि हम लोग जान चुके थे, टी बाई आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर सी थीट बाई एल, दिस इज टॉर्क, दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ शाफ्ट, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसका पोलर मोमेंट के अबाउट ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है। शेयर स्ट्रेस, क्योंकि इस टॉर्क के चलते शेयर स्ट्रेस पैदा हुआ। आर मतलब रेडियस, मतलब यहाँ सेंटर से लेके इसके बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस आर। और ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना हो गया, एंड थीटा कितना एंगल ट्विस्ट ये रोटेट किया, एंड लेंथ मतलब टोटल लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। और जब लेंथ दिया रहेगा तो इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे। ना हो तो अगर इस इक्वेशन को फोकस करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है कि जब भी फोर्स ऊपर होगा तो ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, तो लुक लाइक। तो जब हम ऐसे अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जो में टॉर्क पैदा होगा, तो टॉर्क क्या अलग अलग होगा। जब भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो जस्ट कपल जो यूज़ होगा तो इक्वल मेरा इसके ऊपर टॉर्क होगा। तो जो टॉर्क होगा वो चारों तरफ से टॉर्क लगेगा इक्वल। ठीक है, तो ये टॉर्क मतलब चारों तरफ, इसीलिए हम इसको कभी कभी किताबों में फिगर में ऐसे बनाता है, तुम लोग पढ़े भी होगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये चीज़, और उसको ऐसे दिखाते थे जैसे टॉर्क। मान ये टॉर्क चारों तरफ से लग रहा है टॉर्क, तो इस टॉर्क के चलते शेयर कितना पैदा होगा, तो इस टॉर्क के चलते शेयर पैदा होगा ये चीज़। तो जस्ट कैलकुलेट द शेयर, दिस टाउ इक्वल टू टी इंटू आर बाई आई पी। ओके, टी इज टॉर्क, ओके टॉर्क, आर मतलब आर, आई पी मतलब पोलर मोमेंट ऑफ द शाफ्ट, द पोलर मोमेंट मैग्नीट्यूड कितना होता है बाई 32 डी का पावर 4। दस just solve it, we get the tau is equal to what, 16 t pi d q, it is my result। ओके, तो ये जो मैं टॉ पैदा हुआ, ओके जो मेरा टॉ पैदा हुआ वो कहाँ पैदा हुआ, इस सरफेस के ऊपर पैदा हुआ। तो सरफेस जैसे फॉर एग्जांपल इसका सरफेस ले लोगे, अगर हम इसको इस व्यू से देखेंगे, इस व्यू से देखेंगे तो दिस अवर व्यू, ओके दिस अवर व्यू। ओके, तो यहाँ पे मेरा टाव, यहाँ पे मेरा वही टाव, यहाँ पे मेरा वही टाव, यहाँ पे मेरा भी वही टाव। ओके,
तो वही चीज़ यहाँ पे हम दिखाया गया है। टाउ मतलब चारों तरफ से जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा सेम है, और ये जो हुआ मैं इसको ट्राई कर रहा है इसको रोटेशंस को रोकने के लिए। तो ये हो गया मेरा टाउ शीयर स्ट्रेस। सिमिलर जब भी मेरा सिग्मा एक्स इसके अप्लाई हुआ तो ये तो सिंपल दिखा कि भाई इसको हम से खींच रहे तो ये मैं टेंसाइल फोर्स ऐसा लगा। कभी कभी अगर शाफ्ट पे फोकस किया जाएगा तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक शाफ्ट है, ओके। अब ये शाफ्ट ने रोटेट नहीं कर रहा है बल्कि ये बैंड हो रहा है, तो ड्यू टू डब्लू के चलते ये शाफ्ट बैंड हो रहा है, ओके। जब बैंड हो गया तो इसमें यहाँ पे देखो इसका जो लेंथ है, ये जो पार्ट लेंथ है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, ये थोड़ा जो पार्ट है वो थोड़ा घट जाएगा। तो जहाँ पे लेंथ बढ़ता है वो मेरा टेंसाइल लगा होगा, और जहाँ घटता है वहाँ पे कंप्रेसिव लगा हुआ होगा। एंड दिस इज़ आवर न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें जो इक्वेशन आता है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, क्योंकि बेंडिंग के चलते इसमें पैदा होगा बेंडिंग स्ट्रेस, इस वाले चीज़ में यहाँ पैदा होगा बेंडिंग स्ट्रेस। तो उसका फॉर्मूला होता है बेंडिंग स्ट्रेस, ओके। जस्ट रिमेंबर मैंने यूजिंग इक्वेशन आई वाई बाई I. This is our basic equation for the bending stress. तो bending stress may be tensile nature and bending stress may be the compressive nature, and magnitude same भी हो सकता है, अलग 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 हो सकता है, depend on the natural axis। और y जो हो गया वो यहाँ से यहाँ के बीच को बोलते हैं y, and I is the moment not is a moment of inertia about any axis। तो ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन गोल है मेरा है, तो आई का वैल्यू होगा यहाँ पे, आई का वैल्यू इसको बोलते हैं पोलर मोमेंट। ये हो गया पोलर मोमेंट, इट्स नॉट ए पोलर मोमेंट, इट्स द मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस लाइक एक्स एंड वाई, नॉट जेड। जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ये हो गया, जिसके अबाउट अपने अबाउट ऑन एक्सिस पर रोटेट करता है ये चीज़ें। जैसे कि ये चीज़ हुआ तो ये हुआ अपने अबाउट रोटेट कर रहा, जैसे ये अपने अबाउट रोटेट कर रहा। अब ये चीज़ को हम ऐसे घुमाएंगे, ओके, तब हम इसका ये यूज़ करेंगे। ये चीज़ जो है मेरा आई है वो इसके अबाउट ऐसे है, तो बैंड हो रहा है तो मतलब ये चीज़ ऐसे रोटेट होगा, ओके। तो इसका फॉर्मूला तो डिपेंड्स ऑन दिस वन, तो सिमिलर विल बी द पाई बाई 64 एंड डी का पावर 4 होता है। तो जैसे यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग तो हमको मिल जाएगा सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस मोमेंट इंटू वाई नथिंग बट द डी मतलब डी बाई 2, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से इसके बीच का डिस्टेंस कितना, डायमीटर मतलब रेडियस, तो डी बाई 2 एंड पाई बाई 64 इंटू डी पावर 4। जस्ट सॉल्व इट तो वी गेट द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी 32 m पाई डी क्यू। दिस इज अनदर इक्वेशन फॉर द टेंसाइल। तो ये मेरा असल में जो मेरा चीज़ है ये मेरा सिग्मा बी हो गया। हो सकता है जो सिग्मा बी होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस इधर लग रहा है, इस तरह लग रहा है, तो ये सिग्मा बी नथिंग बट सिग्मा एक्स की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पे एक्स की तरफ काम कर रहा है, ओके। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। लेकिन डब्लू तो क्या ये मेरा सिग्मा वाई हो गया? जवाब बिल्कुल नहीं, सिग्मा वाई मेरा सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज ठीक है ये लोड है मेरा, लोड इसके ऊपर काम कर रहा मेरा है। तो इस लोड के चलते बेंडिंग के चलते यहाँ पे सिग्मा सिग्मा एक्स की तरफ और सिग्मा वाई की तरफ, यहाँ पे सिग्मा वाई जीरो हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में सिग्मा वाई मेरा जीरो हो जाएगा। नाउ तो ये दो इक्वेशन था, इसी के हिसाब से हम दो इक्वेशन निकाले थे प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ओके। उसको फिलहाल याद कर लो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एज्यूम कर लिया गया था। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो इस मटेरियल के अंदर किसी भी एंगल थीटा पे हम एज्यूम कर लेंगे, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो दो तरह का मेरा इक्वेशंस आता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल मिनिमम एंड एज वेल शियर स्ट्रेस का इक्वेशंस आता है, तो उसी में से हम लोग निकाल देते हैं। मैक्सिमम सिग्मा 1 इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा एक्स बाई सिग्मा, जस्ट इसको रिमेंबर कर लो, ओके। एंड अंडर रूट बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बाई टाउ का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे तुमको जो भी इक्वेशन दिखेगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ, ये क्या, ये बाहरी है, मतलब इस एलिमेंट के ऊपर लग रहा है, ओके। अंदर नहीं, अंदर है ये चीज़, जो अंदर रिजल्ट पैदा हो रहा है वो सिग्मा 1 है। ये हो गया मैक्सिमम। उसी का एक मिनिमम भी आता है सिग्मा 2, एज्यूम दैट इज अ मिनिमम, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई सब कुछ सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ओके। ये दो
मेरा मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब वैसा स्ट्रेस जहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है, मतलब वेयर शियर स्ट्रेस इज 0। ओके, जहाँ पे 0 होगा तो वहाँ पे क्या बचा, वहाँ पे मैं नॉर्मल स्ट्रेस बचा, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस होगा, लेकिन दो मैग्नीट्यूड के साथ, एक मैक्सिमा एक मिनिमा। उसी तरह से मेरा दो केस और बचता है जिसको बोल सकते हो कि मैक्सिमम, इसको भी याद कर लो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इस मटेरियल के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पैदा होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम अंडर रूट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बाई टाउ का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा सिग्मा 1 है ये प्लस ये जो टर्म क्या आ रहा है, ये टर्म इज नथिंग बट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ रहा है, ये दोनों चीज़। ओके, तो इसीलिए कभी कभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को निकालने का तरीका ये भी होता है कि ये चीज़ कहाँ से आएगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा सिग्मा 1 ओके माइनस सिग्मा 2 बाई 2। इसको यूज़ करोगे तब भी मेरा वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये हुआ था मेरा टर्म। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम लोग इस तरह से बार बार लिख के दिखाएंगे, वो ये फॉर्मूला पे होता है। ओके, और सपोज दैट कि अगर कोई एक मटेरियल हो गया मेरा, एक सिंपल मटेरियल हो गया मेरा है, और इसके ऊपर सिर्फ हम लोग सिग्मा वाई के वाई की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, और सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, मतलब अगर सिर्फ टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस मटेरियल के अंदर शियर स्ट्रेस कितना पैदा होगा। तो बस ये फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे, जब भी कोई पूछेगा शियर स्ट्रेस बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, कोई पूछ देगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तो बस ये याद करना, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ये करना है। तो कितना हो जाएगा, इसको पुट करके देख लो। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू 0 हो गया, सिग्मा वाई का वैल्यू सिग्मा वाई ही दिया हुआ है, और टाउ क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टाउ लगा नहीं है, तो टाउ इसके ऊपर कोई भी मेरा मटेरियल पे कोई टाउ में से जैसे मान लो ये है तो इसके ऊपर ये लगा, बोलेंगे हाँ टाउ लगा है, लेकिन जब खींचेंगे तो कोई तो मेरा टॉर्क लगा नहीं है, तो जब टाउ तो शेयर फोर्स लगा नहीं, इसके ऊपर सिर्फ हम खींच रहे हैं, तो टेंसाइल फोर्स सिग्मा वाई। तो यहाँ पे इस केस का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया है, तो ये 0 हो गया, तो ये मेरा सिग्मा वाई पुट कर देंगे तो देख मिलेगा हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नथिंग बट द सिग्मा वाई बाई 2 ही मिलेगा। मीन्स कि हम बाहर से शियर फोर्स नहीं अप्लाई किए हैं, लेकिन अगर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी इसके अंदर शियर स्ट्रेस पैदा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा हाफ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग वाई डायरेक्शन बाई 2। उसी तरह से अगर हम एक्स तरफ खींचेंगे तो इसका आंसर होगा सिर्फ एक्स की तरफ होगा, तो वो होगा सिग्मा एक्स बाई 2 जस्ट हाफ। ये बहुत मशीन डिज़ाइन में बहुत बार इसको हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ओके, अगर तुम सोच के ये बताओ कि अगर कोई एक ऐसा शाफ्ट है जो कि घूम रहा है, ओके, एक ऐसा शाफ्ट है जो घूम भी रहा है और इसके ऊपर बैंड भी हो रहा है, मीन्स एक ऐसा फिगर हम तुमको दे रहे हैं फॉर एग्जांपल कि एक शाफ्ट है, ओके, ये शाफ्ट है फॉर एग्जांपल, मान लो गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी है जो चल रहा है, तो जो रियल का एक्सल जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरी गाड़ी का जो चक्का है, ये मेरा दिस इज व्हील, ओके, तो इसके ऊपर लोड पड़ रहा है। ओके, लोड पड़ने के चलते क्या ये चक्का में घूम भी रहा है, देखोगे कि टॉर्क भी लग रहा है प्लस मेरा डब्ल्यू भी लग रहा है। तो जब मैं टॉर्क लग रहा है तो इसके हिसाब से ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर क्या पैदा होगा, शियर स्ट्रेस पैदा होगा। अगर इसका जो मेरा रियल एक्सल है शाफ्ट है उसको अगर हम रेडियस आर मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं, ये चीज़ है, तो कितना पैदा होगा शियर में, शियर इसके ऊपर जो पैदा होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा ये चीज़ दिस वन, तो 16 टी बाई पाई डी क्यू। ओके, ये मिल गया। तो अब ये तो हो गया जो घूम रहा है मेरा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि डब्लू के चलते ये जो मेरा व्हील जो एक्सल है वो ऐसा बैंड भी तो हो सकता है, और जब बैंड हो जाएगा तब इसके ऊपर इसमें क्या पैदा होगा, टेंसाइल, तो बैंडिंग स्ट्रेस। तो अब बताओ यहाँ पे सिग्मा बी मतलब सिग्मा एक्स की तरफ हो जाएगा, तो ये किससे निकलेगा, ये इक्वेशन से, मतलब ये वाला 32 m बाई पाई डी क्यू, सिग्मा बी मतलब सिग्मा एक्स। ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे।